हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विशु कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने एसएससी पीवाईक्यू पार्ट 5 का नेक्स्ट लेक्चर का रिवीजन लेकर के, जिसमें कि हम लोग जीके का जो पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है उसका हम लोग लेक्चर नंबर 19 का रिवीजन देखने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 1 से लेकर के 18 तक का रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। सो जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर बना हुआ है। बाकी चलिए आज के इस लेक्चर को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवाइज करना, जो कि आपको पता होगा कि हम ये चीज़ें जो है आपको हिंदी में कराते हैं। तो जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ये सीरीज रहने वाला है। तो सभी लोग इसको कंप्लीट जरूर देखिएगा। 30 लेक्चर्स होगा, मैं 30 लेक्चर्स को कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। बाकी उसके पहले आपको बता दें, टेक्स्ट बुक का जो ऑफर का आज लास्ट डे है, उड़ान सेल चल रहा है यहाँ पर, जिसमें कि आपको टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास प्रो का सब्सक्रिप्शन मात्र 351 रुपये में मिलेगा। जिसमें कि आपको हर एक एग्जाम, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी का मतलब रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी ग्रुप डी या एसएससी का भी कोई भी एग्जाम हो, आप उन सब के लिए जो मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ, मतलब पैसा देंगे तो मतलब सब अनलॉक हो जाएगा। जिसमें कि आपको पीवाईक्यू सेक्शनल, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सारा चीज़ मिल जाएगा। तो आप उसको वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी सही ऑफर आया हुआ है, तो आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सिंपली आपको हमारा कूपन कोड एस कैफे यूज करना पड़ेगा, ताकि आपको ये पास प्रो 351 या फिर उससे भी कम में आपको मिल सके। बाकी चलो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आज का देखते हैं, जो कि आप सभी के सामने यहाँ पर है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि कौन महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के अग्रदूत थे और उन्होंने अपने पत्नी के साथ मिलकर के पूना में लड़कियों का स्कूल भी शुरू किया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी 1873 में, और इनके द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई थी, जैसे कि गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्यधर्म। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल भी स्टार्ट किया था। ठीक है, ज्योतिबा राव फुले, और इन्हीं की एक यहाँ पर पत्नी भी थी। ठीक है, दोनों ने मिल करके जो है ये स्कूल खोला था लड़कियों के लिए, और साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह के अग्रदूत भी थे। तो ये चीज़ याद रखना है इसके बारे में। बाकी बी आर अम्बेडकर के बारे में याद रखना है कि इन्होंने महार सत्याग्रह चलाया था 1927 में। ठीक है, और इसके साथ साथ जो मंदिर प्रवेश आंदोलन भी आपका चला था 1927 में, जो आपका नासिक में कालाराम मंदिर था ना, वहाँ से आपका ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इस वाले एरिया में तो ये थे, लेकिन अगर वही पूछेगा दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में आपको याद रखना है एक नाम, ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, जो कि परियार के नाम से भी जाने जाते हैं। तो दक्षिण भारत में श्रेय जो है इनको जाता है, और बाकी उत्तर या फिर मध्य भारत आप कह सकते हैं, वहाँ पर जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। अब ये मंदिर प्रवेश आंदोलन क्या था, मतलब इसमें छोटे जात को लोगों को जो है मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो उसके लिए यहाँ पर ये आंदोलन चला था। तो ईयर भी आपको याद रखना है 1927 में। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए अपनी यात्रा जो है शुरू की थी? तो 10 मई को यहाँ पर जो है ये यात्रा शुरू की गई थी। इसके पीछे का रीज़न क्या था दोस्तों? तो रीज़न ये था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया था। जो भी आपका मतलब कारतूस था ना, तो उसमें चर्बी, उसमें कि आपका गाय और सुअर का जो है वो मांस से बना हुआ था। तो मतलब आपको पता ही है कि गाय जो है वो हिंदू धर्म में प्रोहिबिटेड है, और सुअर जो है मुस्लिम धर्म में प्रोहिबिटेड है। तो फिर वहाँ पर जो है आक्रोश उत्पन्न हुआ जो भी सिपाही थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये तात्कालिक कारण भी माना जाता है। ठीक है, और बता दें आपका जो सबसे पहले यहाँ पर जो मंगल पांडे ने जो कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले ये स्टार्ट किया था। इसको सिपाही विद्रोह भी कहा था, क्योंकि इसमें सबसे पहले सिपाहियों ने ही विद्रोह किया था। इसके अलावा बता दें मंगल पांडे को जो है फांसी भी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। ठीक है, बाकी और यहाँ पर याद रखिएगा, मतलब हर एक जगह पर अलग अलग लोग इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि बरेली से कौन थे, तो बरेली से आपको याद रखना है खान बहादुर खान थे। ठीक है, और झांसी से याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई थे। ठीक है, जिनका मूल नाम जो है मणिकर्णिका था। ठीक है, जिनको कि शॉर्ट में मनु के नाम से जाना जाता था। फैज़ाबाद में आपका मौलवी अब्दुल्ला थे। ठीक है, दिल्ली में आपके जनरल बख्त खान, हालांकि बहादुर शाह द्वितीय इनकी तरफ से लड़ रहा था। ठीक है, लखनऊ की बात करेंगे तो बेगम हजरत महल याद रखना है। कानपुर में 2 लोग थे, नाना साहेब और तात्या टोपे। और बिहार में आपका कुंवर सिंह, बिहार में भी एक जगह है जगदीशपुर, बेसिकली वहाँ से ये थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे तो शाहमल। ठीक है, तो ये लोग अलग अलग जगह से जो है यहाँ पर लीड कर रहे थे इस विद्रोह को। बाकी नाना साहब के बारे में याद रखिएगा कि ये जो आपके बाजीराव सेकंड के जो है वो दत्तक पुत्र थे, वही बाजीराव जो कि मराठा अंपायर से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना चीज़ आपको याद रखना है। तो विद्रोह के नेता तो आपको याद रखना ही है, साथ ही साथ जो विद्रोह को जो दमन किया था जो अंग्रेजों ने, उनका भी नाम याद रखना है। जैसे कि अगर पूछेगा दिल्ली में कौन दमन किया था, तो जॉन निकोलसन करके ये दमन
दमन किया गया था। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस थे, कानपुर में आपके कॉलिन कॉम्पेबल थे, ठीक है, और झांसी में आपका जो है ह्यूरोज थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इन जगहों पर जो है वो इन अंग्रेजों के द्वारा जो है विद्रोह को दमन कर दिया गया था, ठीक है। बाकी ग्वालियर 20 जून 1858 को जो है विद्रोह को पूरी तरीके से दबा दिया गया। मतलब ये सफल तो नहीं रहा, लेकिन काफ़ी मतलब बुरा प्रभाव जो है यहाँ पर अंग्रेजों पर पड़ा था। तो कुछ ना कुछ मतलब ये आपका जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि चिंगारी उत्पन्न किया था यहाँ पर जो है युद्ध के लिए, ठीक है। बाकी आपको बता दें 1857 को जो है आज़ादी का पहला युद्ध भी यहाँ पर जो है बोला गया था, जो कि बीडी सावरकर ने ये बात बोला था, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा 1857 की क्रांति के बाद जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था, जिसके अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो शासन था उसको ख़त्म कर करके जो है वहाँ पर ब्रिटिश राजा या फिर रानी का शासन यानी कि क्राउन रूल ला दिया गया था, ठीक है। मतलब फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया जो कंपनी आई थी आपके 1600 में, उसका रूल ख़त्म कर दिया गया और डायरेक्ट यहाँ पर जो है ब्रिटिश क्वीन या फिर किंग का जो यहाँ पर शासन होने लगा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना 1858 का जो भारतीय शासन अधिनियम था ना उसके तहत ये था। बाकी इसके अलावा पील आयोग का भी एक गठन किया गया इसके फलस्वरूप, क्योंकि मेन रीजन था वही सिपाहियों का विद्रोह, ठीक है। क्योंकि जो उनके मतलब सेना में जो भर्ती थे अधिकतर भारतीय ही थे और वही भारतीय लोग ही उनके खिलाफ विद्रोह कर दिए थे। तो उस कारण से अंग्रेज़ों ने एक पील कमीशन का भी गठन किया था, जिसमें कि ये बोला गया कि सेना में जो है भारतीयों की संख्या को कम किया जाए और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या को बढ़ाई जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इसके फलस्वरूप ये चीज़ हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई जब देश भर से 72 प्रतिनिधि दिसंबर फिल इन द ब्लैंक्स में बॉम्बे में मिले। तो कब हुआ था आपका यहाँ पर जो है कांग्रेस की स्थापना? तो 1885 ईस्वी को हुआ था। तो करेक्ट आंसर 1885 हो जाएगा। संस्थापक अगर पूछेगा कौन थे तो एओ ह्यूम आपको याद रखना है, जो कि भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक भी जाने जाते हैं, एओ ह्यूम, ठीक है। बाकी अगर पूछेगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था, तो 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर किया था। बाकी पूना सार्वजनिक सभा अगर पूछेगा तो 1870 में एमजी रनाडे ने किया था। इंडियन लीग अगर पूछेगा तो 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था, ठीक है। और इनका एक अखबार भी था, ठीक है, जो कि था अमृत बाजार पत्रिका। तो ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। 1875 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। शिशिर कुमार घोष ने जो है ये स्थापना किया था। इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन आपको याद रखना है 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और साथ ही साथ आपका आनंद मोहन बोस थे, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करेंगे तो ये आपका 1885 ईस्वी में जो है इसमें फिरोज शाह मेहता थे, केटी तेलांग थे और बदरुद्दीन तैयब जी, ये 3 लोग थे यहाँ पर जो इसमें, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे कि उस समय जो आपका 1885 में जो आपका ये गठन हुआ था कांग्रेस का, तो उस समय के वायसराय कौन थे, तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। एंड इसको लेकर के जो अलग अलग जो है यहाँ पर थ्योरीज भी दिया गया था। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी अगर पूछेगा कि ये किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय ने दिया था। तड़ित चालक सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने दिया था। षड्यंत्र सिद्धांत जो था वो आपका आरपी दत्त ने दिया था। तो ये 3 आपको थ्योरीज भी आपको याद रखना है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है। तो लाला लाजपत राय याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1885 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, तो बम्बई में एक गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज था, वहाँ पर आपका ये हुआ था, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इसमें टोटल 72 लोग शामिल हुए थे। तो ये पहला वाला था। दूसरा वाला आपका हुआ था 1886 में, कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। टोटल मेंबर्स इसमें 434 थे, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला आपका हुआ था आपका 1887 में, मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। और ये पहले भारतीय मुस्लिम थे जिन्होंने इसका मतलब अध्यक्षता किया था, ठीक है। इसके अलावा चौथा की बात करेंगे तो 1888 ईस्वी में जो है इलाहाबाद में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे और ये पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे, ठीक है। मतलब पहले अंग्रेजी अध्यक्ष पूछेगा तो जॉर्ज यूल, अगर मुस्लिम वाला पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। टोटल अभी 4 हुआ है, टोटल 4 ही आपको याद रखना है। फिर धीरे धीरे जो है बाकी के जो अधिवेशन है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था, तो बाबर का उत्तराधिकारी मतलब बाबर के जाने के बाद कौन गद्दी पर बैठा था, तो ये आपका हुमायूं था, जो कि 1530 ईस्वी में जब मृत्यु हो गया था ना बाबर का, तो उसके बाद इसके बेटे हुमायूं यहाँ पर आए थे, ठीक है। और इसके बारे में याद रखिएगा, हुमायूं ने जो है वो 2 प्रमुख युद्ध लड़ा था यहाँ पर 1539 और 40 में, जो कि चौसा का युद्ध था 1539 वाला, और चौसा वाला था आपका 40 वाला था आपका कन्नौज, और इसी को बिलग्राम के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। तो ये 2 युद्ध यहाँ पर लड़ा गया था, ठीक है। और दोनों युद्ध आपका शेर शाह सूरी के विरुद्ध लड़ा गया था, लेकिन दोनों में यहाँ पर जो है हुमायूं जो है हार जाता है और हारने के बाद जो है ये ईरान में फिर शरण लेता है, ठीक है। और ईरान में आसफेद राजवंश था, ठीक है, उनके यहाँ जो है आकर के शरण लेता है
हुमायूं, ठीक है। फिर हुमायूं के भाई के बारे में याद रखिएगा कि इनके कुछ भाई भी थे, ठीक है, कामरान, हिंडल और अस्करी, ठीक है। तो अलग अलग रीजन सबको मिला था, ठीक है। तो हुमायूं को तो वो दिल्ली वाला रीजन मिल गया था, कामरान को जो अफगान और पंजाब वाला रीजन था वो मिला था, हिंडाल और अस्करी को जो है साउथ वाला रीजन आपको यहाँ पर मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी हुमायूं के बारे में ये भी चीज़ याद रखिएगा कि हुमायूं ने ही दीन पनाह जो दूसरी आपकी राजधानी थी उसका स्थापना किया था, ठीक है। हुमायूंनामा की बात करेंगे तो ये आपका गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, ठीक है, उन्होंने ये लिखा था, ठीक है, ये बायोग्राफी था उनका। मकबरा की बात करेंगे कि मकबरा जो है वो कहाँ पर है, तो ये आपका मतलब आपको पता ही हुमायूं टॉम दिल्ली में है, ठीक है। तो किसने निर्माण करवाया था, तो हाजी या फिर बीगा बेगम करके जो इसकी पत्नी थी, ठीक है, उसने इसका निर्माण करवाया था मकबरा का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपको बता दें ये जो आपका शेर शाह सूरी जो था वो 1555 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ पर होती है, तो कलिंजर फोर्ट था वहाँ पर जो है कलिंजर अभियान जो कर रहा था उसके फलस्वरूप यहाँ पर जो है इसका मृत्यु हो जाता है, क्योंकि एक बम जो था वो इसी के पास आकर के फट जाता है, जिसके कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो शेर शाह सूरी के बारे में याद रखिए, ये अफगान शासक था जिसका मूल नाम आपका फरीद खान था। तो फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जो है आपका ये फिर वापस आता है कौन, हुमायूं, ठीक है। ये स्टोरी है आपका जो कि याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी प्रशासन को अकबर द्वारा अपनाया गया था, मतलब शेर शाह सूरी का जो प्रशासनिक व्यवस्था था ना उसी को अकबर ने अपनाया था, ठीक है। इसके अलावा जीटी रोड भी बनवाया था इन्होंने शेर शाह ने, ठीक है, जो कि आपका जिसका साइड साइड जो है सराय का भी निर्माण कराया गया था। मतलब सराय मतलब होता है क्या, रहने का जगह था, ठीक है। तो वो निर्माण करवाया गया था इसी के द्वारा। इसके अलावा 1556 ईस्वी में पुनः फिर आपका जो है ये वापस आता है कौन, हुमायूं, ठीक है। क्योंकि उसने सोचा कि चलो यहाँ पर जो है शेर शाह तो मारा गया, चलो अब चलते हैं फिर से शासन करते हैं। तो वापस तो आया था लेकिन एक ही साल के बाद जो है फिर ये अपने पुस्तकालय की सीढ़ी से जो है गिर करके इसका जो है मृत्यु हो जाता है, ठीक है, 1556। तो ये थोड़ा बहुत स्टोरी था हुमायूं के बारे में। तो उत्तराधिकारी कौन था अकबर का, सॉरी बाबर का, तो ये हुमायूं ही था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है, तो भाग नंबर 9 जो है आपका पंचायत से संबंधित है। अगर आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के 243 ओ तक है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। बाकी नगर पालिका अगर पूछेगा तो भाग 9 ए में है, ठीक है। और आर्टिकल पूछेगा तो 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक है, ठीक है। अगर पूछेगा कि किसके सिफारिश पर जो है ये आया था सबसे पहले, तो बलवंत राय मेहता समिति था एक 1957, जिसने रिकमेंड किया था कि 3 स्तर की जो है पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत था, 3 स्तर का, ठीक है। हाँ, और उसके बाद फिर राजस्थान का एक नौगढ़ जो जिला था, ठीक है, वहाँ पर सबसे पहले जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था लाने की मतलब बात कही गई थी। आया भी था लेकिन ये मैंडेटरी नहीं था, कुछ लोग इसको मानते थे कुछ लोग नहीं मानते थे, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1859 को 1959 को सबसे पहले ये आया था राजस्थान के नागौर ज़िले में। लेकिन मूल रूप से सबके लिए एप्लीकेबल कब हुआ, जब 73rd अमेंडमेंट हुआ था आपका, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 का जब हुआ था ना, तो उसके फलस्वरूप आपका जो है पंचायत का गठन किया गया और फिर मूल तरीके से ये आपका जो है अनुच्छेद भी बना था, ठीक है, जिसको कि पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर देखिए यहाँ पर 243 से लेकर के 243 ओ तक है हमारा मतलब आर्टिकल में मेंशन है। तो अगर पूछेगा 243 क्या है, तो ये आपका परिभाषा को लेकर के है। ग्राम सभा का परिभाषा लिखा गया है कि ग्राम सभा का अर्थ होता है, क्या होता है ग्राम सभा का अर्थ, कि ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल गाँव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति से बनी एक संस्था। मतलब एक गाँव है, गाँव में जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो वोट देने वाले लोग हैं उनका जो लिस्ट होगा ना, ठीक है, तो वही जो लिस्ट होगा और मतलब लिस्ट में शामिल जो लोग होंगे ना वही आपका ग्राम सभा कहलाएगा। तो ये आपका 243 नंबर आर्टिकल कहता है। 243 का ए बोलता है कि ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जो कि राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान कर सकता है। मतलब राज्य के विधानमंडल जो भी कुछ अगर बोलेगा, ठीक है, कानून के अंतर्गत जो भी पावर देगा ग्राम सभा को काम करने के लिए, तो वो सब काम यहाँ पर जो है कर सकता है ग्राम सभा। तो एक तरीके से पावर आप समझ सकते हैं, ठीक है। 243 बी आपको याद रखना, पंचायत का गठन को लेकर के बात कही गई है। और सी में आपका पंचायत की संरचना को लेकर के कि संरचना किस तरीके से होती है और चुनाव किस तरीके से होता है। तो जिला, मध्यवर्ती और गांव। तो जो गांव वाला जो होता है ना, ठीक है, वहाँ पर जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से हो सकता है। लेकिन ये जो जिला और जो मध्यवर्ती वाला स्तर होता है ना, वहाँ पर आपका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक है। डी वाला अगर पूछेगा तो डी वाला आपका सीटों के आरक्षण से रिलेटेड है कि 1/3 सीट जो है वो आपका महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा, चाहे वो SC ST हो या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो महिलाओं, तो सब के लिए यहाँ पर जो है 1/3 सीट रिजर्व रहेगा, ठीक है, जो भी सीट रहेगा उसमें। तो डी रिजर्वेशन याद रखना है। ई अगर पूछेगा तो ई में आपको याद रखना है अवधि, ठीक है, पंचायत की अवधि 5 साल का होता है, याद रखिएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ई का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो 5 नंबर पे आता है, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको कि 5 साल तक जो है अवधि होता है पंचायत का, ठीक है। इसके अलावा ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि मतलब
मतलब जब मान लीजिए कि घटन इसका जो विघटन होने वाला है, जो भी आपका नया पंचायत पंचायत की जो अवधि 5 साल होती है, तो 5 साल खत्म होते होते, ठीक है, उसके 6 महीने पहले ही जो है अगला इलेक्शन करवाया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 243F, सदस्यों के लिए अयोग्यता, या एफ से फेल याद कर सकते हैं। फेल मतलब कि फेल हो गया वो योग्यता साबित करने में, तो अयोग्यता जो है आपका 243F में डिस्कस किया गया है। जी अगर बोलेगा तो पंचायत के शक्ति, प्राधिकार एवं उत्तरदायी को लेकर के है, उत्तरदायित्व को लेकर के है। 243H आपका है पंचायतों द्वारा उनकी निधियों पर कर लगाने का शक्ति, यानी टैक्स वगैरह हो गया, ठीक है। आई हो गया आपका वित्तीय स्थिति की समीक्षा है तो वित्त आयोग का गठन। जी हो गया आपका पंचायत के खातों का लेखा परीक्षा। के इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें पंचायत के चुनाव को लेकर के बात की गई है कि कौन करवाता है इसका चुनाव, तो ये करवाता है आपका राज्य चुनाव आयोग, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है। तो 243 की एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। एल है आपका केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवेदन, और एम है आपका भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एल वाला भी आप याद है, ठीक है, याद रखिएगा। एन वाला आपको याद रखना है, मौजूदा कानून और पंचायतों का जारी रहना, ये आपका 243 एन है। और 243 ओ है आपका चुनावी मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप पर रोक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मैंने सर्कल किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसे आप सब देख सकते हैं, ठीक है। आगे एक पेशा अधिनियम भी आया था 1996 में, जिसका मतलब होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। मतलब कि इसमें यह था कि पंचायत से संबंधित भाग 9 के प्रावधान जो है वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। मतलब जो भी आपका प्रावधान है ना पंचायत से लेकर के भाग 9 में लिखे हुए हैं, तो वो सब आपका जो है 5वीं अनुसूची वाला जो क्षेत्र है ना उस पर ये लागू नहीं होगा। तो ये आपका पेशा अधिनियम में कहा गया था। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन जो है सार्वजनिक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय सॉरी नहीं है पूछा है, ठीक है। संवैधानिक निकाय नहीं है मतलब कि ये आर्टिकल में मेंशन नहीं है। तो भारत निर्वाचन आयोग आपको पता होगा भाग 15 में है, ठीक है। राज्य मानव अधिकार आयोग जो है मेंशन नहीं है, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा स्टेट पीएससी ये हम लोग का मेंशन है, ठीक है। भारतीय संघ लोक सेवा आयोग ये भी आपका है, ठीक है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चुनाव आयोग के बारे में, तो ये भाग 15 में जैसा कि मैंने बताया था, आर्टिकल अगर पूछेगा तो 324 से लेकर के 329 के बीच में है। अस्थाई और स्वतंत्र निकाय है ये, ठीक है। पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव जो है वो कौन करवाता है, तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है, जो कि 243 के में मेंशन है इस बात को। बाकी जो चुनाव आयोग होता है मेन जो होता है सेंटर वाला, वो किसका किसका चुनाव करवाता है, तो ये आपका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, ठीक है। और संरचना की अगर बात करेंगे कि इसमें जो है कितने सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य होते हैं। एक आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 आपके अन्य चुनाव आयोग होते हैं, ठीक है। बाकी मूलतः जो है एकल सदस्य ही निकाय है ये। बाद में आपको बताएंगे कि ये जो आपका जो बाद में ये जो है आपका बहुसदस्यीय निकाय बन जाता है, ठीक है। हालांकि सबसे पहले हम आर्टिकल देखते हैं। तो आर्टिकल में जैसे कि मैंने बोला 324 से लेकर 329 तक है ये। तो 324 नंबर आर्टिकल आपका है चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा। मतलब चुनाव आयोग जो भी मतलब चुनाव करवाएगा तो उसको जो मतलब नियंत्रण रहेगा, ठीक है, उसी के दायरे में रह करके वो काम करेगी या चुनाव करवाएगी। ये बात आपका 324 में लिखा गया है। 326(7) की बात करेंगे तो आपका विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति है। मतलब कि संसद को ये पावर है कि चुनाव के मामलों में जो है वो कुछ नियम अपना दे सकती है, ठीक है, विधानमंडल के चुनाव में। बाकी 328 बोलता है किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिए चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति है, ठीक है। 329 आपका चुनावी मामलों में अदालतों पर हस्तक्षेप पर रोक, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी एक आपका अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, मतलब अमेंडमेंट हुआ था 61st अमेंडमेंट, जो कि 1988 में हुआ था, जिसमें कि मतदान की उम्र जो है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा 1989 में जो आपका चुनाव आयोग जो है बहुसदस्यीय संस्था बन जाता है, ठीक है। पहले ये एकल मतलब था एकल सदस्य, लेकिन बाद में ये बहुसदस्यीय निकाय बन जाता है कब, 1989 में। बाकी इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है, मतलब मान लीजिए कि चुनाव आयोग को हटाना है तो उसके लिए आपको जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश की जो हटाने की जो मतलब नियम है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपका हटाया जा सकता है किसको, जो आपका ये चुनाव आयोग के जो मेंबर्स होंगे उनको हटाने के लिए, ठीक है। बाकी पहले चुनाव आयोग कौन थे, तो याद रखिएगा सुकुमार सेन थे, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर जो एक SC ST के लिए राष्ट्रीय आयोग भी था पहले, जो कि कंबाइन था, लेकिन बाद में जो है 89th अमेंडमेंट करके दोनों को अलग करके SC के लिए अलग कर दिया गया, 338 में डाला गया इसको, और ST के लिए जो है अलग 338A में इसको डाला गया, ठीक है। तो ये 89th अमेंडमेंट करके किया गया था। आगे है आपका एक मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि 1993 में, तो ये आपका मतलब संविधान में मेंशन नहीं है, इसलिए ये जो आपका मतलब संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन बोला कौन सा मौलिक अधिकार जो है भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी
मतलब उपलब्ध है। ठीक है, तो आपको बता दें 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ और सिर्फ आपको भारतीयों को प्राप्त है। बाकी इसके अलावा जो भी है वो भारतीयों के साथ साथ मतलब विदेशियों को भी यहाँ पर प्राप्त है। तो हमसे अगर बात करेंगे तो जो शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, जो कि 21A में आता है, तो ये हम लोग का जो है इसके दायरे के बाहर है। तो इसीलिए ये जो है आपका मतलब विदेशियों के लिए भी मतलब उपलब्ध है, और बाकी जो भारतीय वो तो है ही। लेकिन ये आप याद रखिएगा, ऐसे 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए ही है। ठीक है, बाकी प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। किस अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था, तो 96वां संविधान संशोधन से ऐड किया गया था इसको। इसके अलावा याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार जो है ये योग्य तो है लेकिन निरपेक्ष नहीं है। इसके अलावा ये जो है पवित्र है या फिर अस्थायी नहीं है। पवित्र या फिर अस्थायी नहीं है मतलब ये चाहे तो ये चेंज भी हो सकता है, ये हट भी सकता है। ये वाद योग्य है मतलब जस्टिसएबल है, मतलब मान लीजिए कि आपके मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आर्टिकल नंबर 16 तो आपको पता ही होगा, ये जो आपका नौकरी में जो है सबको समान अवसर मिले, ये आपका कहता है 16 नंबर। बाकी 29 आपका अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा को लेकर के बात है। 30 है आपका शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये आपका 30 में है। तो ये सारे अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिले हुए हैं। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 याद रखिएगा। 19 तो आपको पता है ये जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग पृथ्वी के ज्वालामुखी में कौन सा ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक है। सबसे ज़्यादा विस्फोटक बोलेगा तो कॉल्डेरा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर जो है अर्थ का जो है यहाँ पर इनर जो है स्ट्रक्चर उसके बारे में। तो 3 भागों में बांटा गया है यहाँ पर अर्थ का जो है भाग। एक है क्रस्ट, एक है मेंटल और एक है कोर। तो जो क्रस्ट वाला पार्ट होता है ना, क्रस्ट से लेकर के जो अपर मेंटल वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं स्थल मंडल या इसी को लिथोस्फीयर कहते हैं, जो कि 200 किलोमीटर तक के रेंज में फैला हुआ होता है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इसी के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जो है एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है, दुर्बल मंडल पाया जाता है, जो कि मैग्मा और लावा होता है जिसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी हम लोग पढ़े थे ज्वालामुखी के टाइप्स के बारे में, तो कॉल्डेरा आपको समझ में आ गया होगा कि ये सबसे ज़्यादा विस्फोटक है। इसके अलावा बाढ़ बेसाल्टिक प्रांत, ठीक है, सबसे ज़्यादा तरलीय होता है मतलब लिक्विड होता है। बाकी इसके अलावा सील्ड ज्वालामुखी जो होता है जो कि हवाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये जो है आपका सील्ड वाला जो है ये भी आपका लिक्विड स्टेट में ही होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि बाढ़ बेसाल्टिक वाला होता है। ठीक है, बाकी मिसेज ज्वालामुखी जिसको कि कंपोजिट वोल्केनो कहते हैं, तो ये आपका सबसे ज़्यादा चिपचिपा या फिर गाढ़ा आप कह सकते हैं उस टाइप का ज्वालामुखी का ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा बता दें आपका ज्वालामुखी जो होता है ना उसमें अंदर जो है काफ़ी सारे जो है ये इस तरीके से भाग बन जाते हैं, मतलब खोखला हो जाता है, और इसी में जाकर के जो लावा है वो जाकर के जम जाता है। तो अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पर रचनाएं बन जाती है। ठीक है, तो उसको जो अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि सिल की अगर बात करेंगे तो चट्टान की परतों के मध्य मैग्मा का संग्रह जो है आपका सिल कहलाता है। डाइक जो होता है वो चट्टानों के दरारों में मैग्मा का भराव, जैसे देखिए हर एक जैसे लंबा अगर जम गया, ठीक है, तो इसको डाइक बोलते हैं। ऐसे अगर पड़ा वो जम गया तो इसको हम लोग सील कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस तरीके से डोम लाइक स्ट्रक्चर में अगर जम गया तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग बैथोलिथ बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बैथोलिथ बोलते हैं। ठीक है, एक होता है आपका इस तरीके से छतरी नुमा जम जाता है, तो सबका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, उसी प्रकार से फैकोलिथ होता है, लैकोलिथ होता है। तो फैकोलिथ होता है अग्नि चट्टान का एक प्लूटोन जो मुड़े हुए देसी चट्टानों के विस्तार तल या फिर पर्णन के समांतर होता है। ठीक है, गुंबद वाला लैकोलिथ होता है। ठीक है, और क्या है, और यही है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग संरचनाएं बन जाती हैं जिसको कि अलग अलग नाम से जानते हैं, तो ऐसा आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका महाबलेश्वर स्थित महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुंह से निकलते टोंटी जो है किस नदी बेसिन का स्रोत है। तो देखिए महाबलेश्वर से ही आपको पता हो जाना चाहिए कि महाबलेश्वर जो है किसका उद्गम स्थल है, तो ये कृष्णा नदी का है। तो यहाँ पर कृष्णा नदी आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर कावेरी की बात करेंगे तो कावेरी जो आपका ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है, जो कि कोगाडू कर्नाटक से मतलब ये वहाँ पर पड़ता है। ठीक है, कावेरी की अगर सहायक नदी पूछेगा तो ज़्यादातर इसमें जो है वती और वनी लगा हुआ रहेगा, जैसे कि हेमवती, काविनी, भवानी, ठीक है, अमरावती, सिमसा। ठीक है, तो ये सब कावेरी का प्रमुख सहायक नदी है। इसका एक अपवाद है, इसमें भी वती लगा हुआ है इंद्रावती में भी, लेकिन ये कावेरी का नहीं बल्कि गोदावरी का सहायक नदी है। ठीक है, तो ये बस एक अपवाद में याद रखिएगा। इसके अलावा गोदावरी नदी की बात कर लेते हैं हम लोग। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से इसका उद्गम स्थल है। सहायक नदी अगर पूछेगा गोदावरी का तो ऐसा भी याद कर सकते हैं PPP वर्ल्ड वर्ड फर्स्ट और MS, यानी कि P से 3 P है, यानी कि एक से हो जाएगा पेनगंगा, P से हो जाएगा प्राणहिता, एक हो जाएगा पूर्णा, एक W से हो जाएगा वेनगंगा, एक से हो जाएगा W से हो जाएगा आपका क्या वेनगंगा और
एक और क्या है, वर्धा, वर्धा, ठीक है, वर्धा हो जाएगा। आई से आपका इंद्रावती हो जाएगा। एम से आपका क्या हो जाएगा, मंजीरी, मंजीरा हो जाएगा। और एस से आपका क्या हो जाएगा, सबड़ी हो जाएगा। तो ये सारे आपके गोदावरी के सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा की अगर बात करेंगे तो ये इसका तो काफ़ी इजी ट्रिक है। भीम तू मौसी को घाट पे जाके दूध की माला बना, तो भीम से भीमा हो जाएगा। तू से आपका क्या हो जाएगा, तुंगभद्रा। मौसी से मूसी, ठीक है। को से कोयना, ठीक है। घाट से घाट प्रवाह। दूध से दूध गंगा। माल से माल प्रवाह। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी नर्मदा नदी का तो आपको पता ही है उद्गम स्थल अमरकंटक प्लेट्यू से निकलता है, ठीक है। आगे है अरब सागर में मुंबई हाई क्षेत्र जो है किसके खनन के लिए जाना जाता है, तो ये आपका मिनरल ऑयल यानी कि खनिज तेल के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा यूरेनियम की अगर बात करेंगे तो यूरेनियम की सबसे बड़ी खान जो आपका पहला तो कि तुमलापल्ली खान है जो कि सबसे बड़ा है। सेकंड लार्जेस्ट अगर बात करेगा तो जादूगौड़ा हो जाएगा, ठीक है, जो कि झारखंड में पड़ता है। इसका अयस्क की अगर बात करेगा यूरेनियम का तो ये पिच ब्लेंड होता है, ठीक है, जो कि परमाणु विखंडन में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा तांबा की बात करेंगे तो मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा ही है, जो कि आपका खेतरी जो कि राजस्थान में पड़ता है वहाँ, और मलजखंड एमपी, तो वहाँ से जो है इसके बारे में साक्ष्य मिलता है, ठीक है। चलो आज आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक सरकार द्वारा जारी बॉन्डों की खरीदी और बिक्री को संदर्भित करता है। तो खरीद और बिक्री को जो है खुले बाजार संचालन ये जो है आपका डिनोट करता है। बाकी मौद्रिक नीति हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो मौद्रिक नीति उपकरण दो तरह का होता है, एक आपका होता है मात्रात्मक उपकरण और एक आपका होता है गुणात्मक उपकरण, ठीक है। मात्रात्मक वाले में आपका बैंक रेट, ठीक है। इसके अलावा खुला बाजार संचालन, सीमांत अस्थायी सुविधा, CRR, SLR, BR, RR और RRR, ये सब आपके आते हैं मात्रात्मक वाले में, ठीक है। बाकी गुणात्मक वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही याद रखिए। बाकी ये जो खुला बाजार संचालन होता है ना, ये भी दो तरह का होता है। एक होता है आपका एक मुश्त यानी कि आउटराइट परचेज, और एक होता है पुनर्खरीद समझौता यानी कि रीपरचेज एग्रीमेंट। बाकी इसके अलावा संपार्श्विक रूप में अगर बोलेगा सरकारी प्रतिभूतियाँ तो ये आपका पुनर्बाजार समझौता के अंतर्गत आता है। बाकी मौद्रिक नीति के अगर गुणात्मक उपकरण की बात करेगा तो इसमें ऋण की राशनिंग होती है, उपभोक्ता ऋण का विनियमन होता है, सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन होता है, नैतिक उत्तेजना होता है। देखिए इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आपको जो है थोड़ा सा हार्ड लगेगा, क्योंकि जब तक आप इस बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ेंगे ना इसमें तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप रटते जाइए, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी एक बार जब आप फाउंडेशन कोर्स जब कर लीजिएगा तो उससे आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। आगे है 12वां नंबर क्वेश्चन बड़ा, वनस्पति जगत के किसी भी संघ में संवहनी पौधे, पत्तियां, जड़ें और कभी कभी सच्चे तने और वृक्ष फर्ण में संपूर्ण रूप से शामिल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्राइडोफाइटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं RH व्हिटेकर, जिन्होंने 1969 ईस्वी में जो है जो मतलब जगत है उसको 5 जगत में बांटा था, ठीक है, किंगडम को। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो ये जो पादप है ना इसको भी फर्दर कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला तो कि आपका उस बेसिस पर जिसमें कि अलग अलग अंग ना हो उस बेसिस पर, और एक जिसमें कि अंग तो है लेकिन उसमें एक है आपका संवहन रहित उत्तक यानी कि संवहन रहित मतलब जाइलम फ्लोएम उसमें जो है नहीं है, और एक में आपका जाइलम फ्लोएम है। तो उस बेसिस पे आपका बांटा गया। तो जो आपका जिसमें सही तरीके से अंग जो है नहीं दिखाई देते हैं उसको थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया। बाकी जो मतलब जिनमें है तो अंग लेकिन उसमें जो है संवहनी उत्तक नहीं देखने को मिलता उसको ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखा गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बाकी एग्जाम्पल यहाँ पर पूछता है थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा स्पाइरोगाइडा, उल्थ्रेक्सिक्स, ठीक है, उल्वा और चारा, ये सब आपका जो थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल पूछेगा तो इसमें आपका रिक्किया, मॉस और मर्चेंटिया आ जाएगा, ठीक है। अगर पूछेगा यहाँ पर जो है एल्गे, ठीक है, एल्गे थैलोफाइटा के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें भी कई तरह का होता है, एक होता है नीला हरित शैवाल, एक होता है सिर्फ हरित शैवाल, एक होता है भूरा शैवाल, एक होता है लाल शैवाल। तो इसका एग्जाम्पल पूछता है, जैसे कि अगर पूछेगा नीला हरित शैवाल का एग्जाम्पल क्या क्या है, तो पहला तो कि साइनोबैक्टीरिया आपको याद रखना है, नो स्टॉक, एनाबेना, स्पाइरोलिना, ऑस्टिलोसिया, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोसिस्टिस, ये सब आपका जो नीला हरित शैवाल का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पर हम लोग जो आपका हरित शैवाल है जिसको क्लोरोफाइका कहते हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा स्पाइरोगैरा, लोथ्रिक्स, वॉल्वोक्स, चारा, ठीक है, और क्लाडोफोरा, ठीक है। और बाकी भूरा शैवाल में अगर पूछेगा जिसको कि फाइकोफाइका कहते हैं, तो इसमें आपका सरगैसम हो जाएगा जो कि खाने योग्य होता है, ठीक है। इसके अलावा एक्टोकार्पस, लैमिनीरिया, फ्यूकस, ठीक है, कैल्प, ये सब आपका जो है भूरा शैवाल का एग्जाम्पल है। लाल शैवाल अगर पूछेगा तो इसमें आपका जो है पॉरीफेरा, जेलिडियम, पॉलीशिफोनिया, ठीक है, और ग्रेसिलेरिया, ठीक है, ये सब आपका जो है रोडोफाइका का एग्जाम्पल है। बाकी ये जो जेलिडियम है ना इसमें आपका जो अगर जेली होती है तो ये आपका एग्जाम्पल है इसका। तो ये तीनों आपको याद रहना चाहिए। बाकी ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो इसमें नर जननांग जो होता है वो आपका एंथ्रेडियम कहलाता है और मादा जननांग जो होता है वो आर्किगोनियम कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। अब है जिसमें कि संवहन उत्तक होता है, ठीक है। तो इसमें भी फर्दर डिवाइड किया गया है, एक को क्रिप्टोगैम्स कहा गया है, एक में फेनरोगैम्स कहा गया। तो क्रिप्टोगैम जो होता है ना इसमें आपका जो प्रजनन अंग होता है वो छिपा हुआ होता है, हिडन होता है, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है मार्सिलिया और फर्न। और एक होता है आपका फेनरोगैम जो कि दो भागों में बांटा गया है, एक आपका
नग्न बीज और एक आपका कवर्ड बीज। तो नग्न बीज वाले को जिम्नोस्पर्म कहते हैं और कवर्ड बीज वाले को हम लोग आवर्त बीज ही कहते हैं, ठीक है, या एंजियोस्पर्म कहते हैं इसको, ठीक है। तो जिसमें नग्न बीज यानी खुला हुआ बीज रहेगा उसको जिम्नोस्पर्म, और जिसमें ढका हुआ रहेगा कवर्ड बीज रहेगा उसको हम लोग आवर्त बीज कहते हैं, ठीक है। अब ये भी दो तरह का होता है, एंजियोस्पर्म भी दो तरह का होता है, एक आपका मोनोकोट और एक होता है डाइकोट, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका पादप और पादप के जो भी हैं इसको वर्गीकृत किया गया। तो शॉर्ट में हम लोगों ने समझ लिया सारी चीज़ें। बाकी इसके अलावा क्रिप्टोगैम और फैनरोगैम में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, तो पहले तो कि क्रिप्टोगैम्स मैंने बताया कि इसमें बीज फल फूल ये सब उपस्थित तो होते हैं, इसमें भी होते हैं, लेकिन प्रजनन अंग जो है इसमें क्रिप्टोगैम्स में छिपे हुए होते हैं, लेकिन फैनरोगैम्स में आपका जो है उजागर होते हैं, ठीक है। बाकी ये जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं वो कम विकसित पौधे होते हैं और फैनरोगैम्स जो होते हैं वो आपके अत्यधिक विकसित पौधे होते हैं। इसके अलावा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो है क्रिप्टोगैम्स के एग्जाम्पल है, और फैनरोगैम्स के एग्जाम्पल है आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बाकी जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो इसमें आपका पाइन्स, देवदार, काइकस ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के। आगे बढ़ते हैं, कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है कार्बन परमाणु के मध्य जब एकल बॉन्ड बनता है तो वो जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, और अगर एक से अधिक बंध बनता है, जैसे दो हो गया या तीन बॉन्ड बन रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त। तो देखिए यहाँ पर याद रखिए कि जो एल्केन का सूत्र होता है यानी कि CnH2n+2 ये आपका जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और एल्काइन जो कि CnH2n-2 और साथ ही साथ एल्कीन जो कि CnH2n होता है, ये जो है आपका यहाँ पर जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। अब इससे बनने वाले जितने भी आपके हैं यहाँ पर, जैसे कि C3H8, तो ये आपका CnH2n+2 ये फॉर्मूला पे बेस्ड है, यानी कि अगर N का वैल्यू 3 रखिएगा तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 दूना 8, 6 दो 8, ठीक है। तो C3H8 यानी कि ये इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो CnH2n+2 है ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C3H8, और इसको कहते हैं क्या है, तो प्रोपेन कहते हैं, ठीक है। बाकी इसके नामकरण के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको पता होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे है देखिए इथेन इसको बोलते हैं, एल्केन को इथेन के नाम जानते हैं, इथाइन और एथीन। तो इथीन जो होता है ना इसे फल पकाने में मदद करता है, और इथाइन जो होता है वो आपका मूल रूप इसका एसिटिलीन होता है जो कि धातु के बिल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है, और इथेन जो है पैराफिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाकी ये जो नामकरण किस तरीके से होता है, तो अगर एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, इसी तरीके से मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नॉन, डेक, ये 10 आपको कम से कम याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी ये याद अगर नहीं भी होगा तो चलेगा, क्योंकि एसएससी में इससे क्वेश्चन नहीं आया है। आगे है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, वह प्रजनन प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनन शामिल होता है उसको क्या कहते हैं। तो ये आपका अलैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है, जिसमें कि आपका आनुवंशिक विविधता जो है बहुत कम देखने को मिलता है। लैंगिक जनन जिसमें होता है उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं, दोनों मिल करके जो है युग्मनज का निर्माण करते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। बोला है अलैंगिक प्रजनन में जो है एकल माता पिता शामिल होते हैं, और सूक्ष्म जीव जैसे सरल जीवों में ये चीज़ देखने को मिलता है, पौधों में भी आपको देखने को मिलता है अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। बाकी लैंगिक प्रजनन की अगर बात करेंगे तो इसमें दोनों होते हैं शामिल, माता भी होते हैं और पिता भी शामिल होते हैं, और इसके एग्जाम्पल है जैसे कि मानव, कुत्ता, हाथी, इन सब में जो आपका लैंगिक जनन होता है। बाकी अलैंगिक जनन के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि बाइनरी विखंडन, एकाधिक विखंडन, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, पुनर्जनन और वनस्पति जनन, ठीक है। तो ये सब आपका है यहाँ पर इसके टाइप, ठीक है। बाइनरी विखंडन में क्या होता है, तो एक जो मतलब जीव होता है दो भागों में बढ़ जाता है, जैसे कि अमीबा, ठीक है, बैक्टीरिया, लेसमेनिया, प्रोटोजोआ और पैरामीशियम। तो ये सब आपका जो है एक कोशिकीय ऐसे जीव होते हैं जो कि दो भागों में बढ़ जाते हैं, तो इसको जो है बाइनरी विखंडन कहते हैं। मुकुलन में क्या होता है, इसमें बर्डिंग निकल जाता है, जैसे कि हाइड्रा और ईस्ट, जैसे ये आपका है तो इसी में आपका एक वर्ड निकल जाएगा, और यही विकसित होते 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 फिर एक अलग बन जाएगा ये। तो इस तरीके से आपका जो है मुकुलन होता है, जो कि हाइड्रा और ईस्ट में देखने को मिलता है, ये बहुकोशिकीय जीवों में देखने को मिलता है। इसके अलावा एकाधिक विखंडन जिसको कि मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं, यानी एक बार में बहुत सारे यहाँ पर निर्माण होते हैं, जैसे कि जो है आपका मलेरिया परजीवी अगर एग्जाम्पल लेंगे तो पहले ये इस तरीके से होता है, अंदर ये कई भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे ये विकसित होकर के जो है बाहर निकल जाता है और एक अलग अलग अपना जो है बना लेता है, ठीक है। तो एकाधिक विखंडन का एग्जाम्पल है यहाँ पर मलेरिया परजीवी। एक होता है सिर्फ विखंडन जो कि आपका स्पाइरोगैरा और जो एनिमोन है, समुद्री एनिमोन, सी एनिमोन, उसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा पुनर्जनन देखने को मिलता है आपका प्लेनेरिया और हाइड्रा में, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, संगीतकार शिवमणि जो है किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो ड्रम आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अगर सरोद का पूछेगा तो सरोद का अलाउद्दीन खान, ठीक है, जो कि मैहर घराना से बिलोंग करते हैं, अमजद अली खान, अली अकबर खान, हाफिज अली खान, ठीक है, राजीव तारानाथ, ठीक है। तो ये सब है। बाकी राजीव तारानाथ के बारे में याद रखिएगा, ये अली अकबर खान के ही शिष्य है, ठीक है। बाकी बुधादेव दास गुप्ता ये सब आपके सरोद से संबंधित है। वायलिन से पूछेगा तो TN कृष्णा, नगाई मुरलीधरन, लालगुड़ी गोपाल अय्यर, ठीक है, मोहन चंद्रशेखर, द्वारका वेंकट स्वामी नायडू, VG जोग, ठीक है, N राजम
ठीक है। रागिनी शंकर, नंदन शंकर, एम.एस. गोपाल कृष्ण जिसको कि पद्म विभूषण भी मिल चुका है, सॉरी पद्म भूषण मिल चुका है 2012 में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है वायलिन के बारे में और सरोद के बारे में। बाकी ड्रम से रिलेटेड शिवमणि तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा आनंद गोपाल बंदोपाध्याय और शुभंकर बनर्जी, ये जो है आपका ड्रम से रिलेटेड है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग इंडियन एट रिस्क, ठीक है। इंडिया एट रिस्क जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया आपका जसवंत सिंह के द्वारा। एक खुशवंत सिंह भी है, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। जसवंत सिंह ने लिखा है इंडियन एट रिस्क। बाकी खुशवंत सिंह की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे कि ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मलाइश, ठीक है, ये आपका खुशवंत सिंह का है। 17 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा कवि थे जिन्होंने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गीतांजलि के लिए मिला था, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। नोबेल पुरस्कार अगर बात करेंगे तो किस क्षेत्र में मिलता है, तो साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी रसायन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। और शांति नोबेल पुरस्कार जो है आपका, ये शुरुआत नॉर्वे से हुआ था, ठीक है। और बाकी ये स्वीडन से शुरू हुआ था साहित्य ये सब वाला। इसके अलावा पहला नोबेल पुरस्कार अगर बात करेंगे तो ये आपका विलियम रोएंटजन को मिला था एक्सरे की खोज के लिए, ठीक है, 1901 में। पहली महिला अगर भारतीय वाला पूछेगा तो मदर टेरेसा को मिला 1979 में। पहली महिला अगर पूछेगा ओवरऑल तो ये आपका मैडम क्यूरी को मिला है 1903। 2 बार नोबेल विजेता ये हैं, ठीक है, जो कि पोलोनियम और रेडियम के खोज के लिए यहाँ पर मिला था इनको, ठीक है, रसायन के क्षेत्र में 1911 में। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहाँ पर भौतिकी के क्षेत्र में मिला है किसको किसको, तो पीरे क्यूरी को और हेनरी बैकरेल को मिला है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 जो है किसने जीता है, तो विनोद कुमार शुक्ला ने जीता है। बाकी ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसमें कि 11 लाख की जो है उपहार राशि दी जाती है, ठीक है, 22 भाषाओं में ये मिलती है। तो ये जो विनोद कुमार शुक्ला को जो ये जीता था, ये हिंदी के लिए इनको मिला था, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। बाकी उसी तरीके से पूछ सकता है यहाँ पर कि 57वां वाला किसको मिला था, तो 57वां वाला जो है दामोदर मौजो को मिला था। 56वां वाला जो है आपका नीलमणि फुकन को मिला था। और 58वां वाला जो है आपका राम भद्राचार्य और गुलजार को मिला था, 2 व्यक्ति को मिला था। इसके अलावा ये तो हम लोगों ने देख लिया कि पहला जो आपका साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ये है, लेकिन दूसरा अगर पूछेगा तो दूसरा भी याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि 24 भाषाओं में दिया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है, तो ये हो जाएगा आपका आरसीबी। किसको हरा करके, तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। तो ये था दोस्तों आज का हम लोगों का कंप्लीट, ठीक है, जो कि लेक्चर नंबर 19 का रिवीजन हो चुका है। तो इस तरीके से आगे कंटिन्यू रहेगा आप सभी के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लग रहा है वीडियो आपको। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।